नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम व्यक्तित्व, जिसमें हम आपको खेल, कला, मनोरंजन, साहित्य, बिजनेस, राजनीति, प्रशासन, यहाँ तक शिक्षा से जुड़े लोगों को मिलवाते हैं, उनके जीवन का अनुभव आपसे साझा करवाते हैं। और इसी क्रम में हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रायपुर के अंजनी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से जो अभी वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर टी रामा राव जी, वो हमारे साथ हैं। और क्या कुछ उनका अनुभव और क्या कुछ आगे की भावी प्लानिंग है उनको लेकर शिक्षा जगत में, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन वो करना चाहते हैं, और इन्हीं प्रयोगों को जानने के लिए हम पहुंचे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चूँकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही व्यक्तित्व है सर, और व्यक्तित्व में हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में ना जाने, उनके संघर्षों के बारे में ना जाने, तो ये थोड़ा सा ज़्यादती होगा हमारे लिए। तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे चर्चा पे आगे बढ़ेंगे सर। मैं बेसिकली रायपुर का पैदाइशी हूँ। 1963 में मेरा जन्म यहीं रायपुर में हुआ। मेरे पिता रेलवे में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे, और जीवन जो है गांव में बीता, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है खमतराई स्कूल में हुई। उसके बाद मैं प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 1971 में। तो हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने भाई परिवार के साथ भिलाई शिफ्ट हो गए, जहाँ पर मेरे बड़े भाई वहाँ पर कार्यरत थे। तो बड़ा परिवार था और जीवन बड़ा कष्ट के साथ निकला, पर माता ने संभाल के हमको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए स्कूल में अच्छा मेधावी छात्र के रूप में उत्तीर्ण किए। उसके बाद अपनी आगे की शिक्षा बढ़ाते हुए हमने अपनी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से की। उसके बाद पश्चात एक जीवन का जो दूसरा पहलू होता है, जहाँ पर हम जीविकोपार्जन की बात करते हैं, तो मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग में एक व्याख्याता के रूप में ज्वाइन हुआ, और वहाँ तक अनवरत लगातार 22 वर्ष जॉब करने के बाद फिर मैं BID की दूसरी संस्था जो रायपुर में प्रारंभ हुई वहाँ पर पहुँचा। वहाँ से 14 साल जॉब करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अंजनी यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर के रूप में आया। एक एकेडमिक एक्सीलेंस को प्राप्त करते हुए आज इस ऊंचाइयों पे पहुँचा। मैं अपने माता पिता को और अपने गुरु को बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये मेरी जीवन की यात्रा रही बचपन से लेकर आज इस मुकाम पर पहुंचने पर मेरे गुरु, मेरे माता पिता का बड़ा सहयोग रहा है। जी, माता पिता का सहयोग। डॉक्टर लगाते हैं आप उपाधि के रूप में, PhD की है? हाँ जी, क्योंकि ये एक शैक्षणिक रिक्वायरमेंट है कि हम अगर किसी संस्था में प्रोफेसर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर या वाइस चांसलर होते हैं, तो हमारी शैक्षणिक योग्यता में PhD का होना ज़रूरी है। तो उस PhD के लिए मैंने अपनी जो विषय है, जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो है, उस पर चुनाव किया था, और उसको मैं रविशंकर विश्वविद्यालय से उस PhD को कंप्लीट किया हूँ। इतना बड़ा आपका संघर्ष रहा है, साथ ही साथ इतना लंबा अनुभव आपका शिक्षा के क्षेत्र में रहा है सर। अंजनी यूनिवर्सिटी में इस समय आप कुलपति के पद पर पदस्थ हैं। क्या कुछ संभावनाएं आप देखते हैं इस क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, और क्या कुछ जो सामने चुनौतियां हैं उसको लेकर अंजनी यूनिवर्सिटी सामने? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम समाज से लेते तो हैं, हम समाज में देने की प्रक्रिया कब प्रारंभ करते हैं। अगर जीवन में सिर्फ संचय ही करते चले जाएं, तो एक समय आएगा जब शरीर खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जीविकोपार्जन के साथ देने की जो प्रक्रिया है, ये प्रारंभ हमको शुरुआत से ही करना है। इसका देन मैं अपने आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा और मेरी माता को देना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि जितना आप समाज में दोगे उतना आपको मिलेगा। और ये देखा गया है कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शिक्षा जगत पर प्रवेश किया, क्योंकि जब आप एक विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बनाते हो तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि अच्छे विद्यार्थी उसकी तरफ से निकले। तो इसी प्रयास में हमने शिक्षा जगत में प्रवेश किया, और धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत से विद्यार्थी पास हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंची जो पद होती है जो कुलपति के रूप में होती है, क्योंकि यहाँ पर जब देने की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पे पूरा आप विस्तार में आप दे सकते हो।
तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर है बैठे हैं और कुलपति के रूप में। और शुरुआत इस विश्वविद्यालय की आंजनेय यूनिवर्सिटी की इस साल प्रारंभ हुई है। तो इसको और उत्तरोत्तर ले जाना और अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा, मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। यह हम इसको लेकर चल रहे हैं। मूल्यों की बात की आपने, कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक मैं आपको मूल्यों की बात करूँ, मूल्य भगवान हर बच्चे में अंतर्निहित जब जन्म लेता तब लेकर आता है, और उस मूल्यों का विकास करने में कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम विश्वविद्यालय जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ अच्छी शिक्षा तभी होगी जब उसके साथ मूल्य रोपित होंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर जब विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर कुलपति के रूप में हो, तो मैं अपने चांसलर से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि हम मूल्य आधारित शिक्षा यहाँ पर देंगे, जो किसी भी विद्यार्थी को जब संसार में जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर अभी वर्तमान में आंजनेय यूनिवर्सिटी में 5 स्कूल्स कहते हैं, 5 विभाग तो नहीं कहेंगे, स्कूल्स के माध्यम से अलग अलग विभागों में शिक्षा देते हैं। तो इसमें जो पहला स्कूल है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपको BA है, MA है और अलग अलग जो आर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब की शिक्षा दी जाती है। और उसी तरह से हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हैं, इसमें BBA की शिक्षा दी जाती है, MBA की शिक्षा दी जाती है, BCom की शिक्षा दी जाती है, MCom की शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से उसमें जाते हैं। और इसी तरह से हम इंजीनियरिंग जो ट्रेडिशनल आप सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे विषय जो आज के युग में बहुत आवश्यकता है उस पर भी हम प्रकाश डाल के उन शिक्षाओं को देते हैं। और इसी तरह से हमारा एक और विभाग है जो स्कूल ऑफ एजुकेशन, जिसको BA DLED करते हैं, वो भी हम यहाँ इसके माध्यम से दे रहे हैं। और स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ साइंस में हमारे पास विशेषता साइंस के अलावा फॉरेंसिक साइंस की विशेष पढ़ाई दी जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से साइंस की सभी विधाओं पर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आर्ट्स में फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन पर अलग से शिक्षा दी जाती है। और इसकी हम MOU JD इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई के साथ किए, जहाँ से उनकी गुणवत्ता की शिक्षा हमारे बच्चों पर मिलती है। इसी तरह से हमने होटल मैनेजमेंट पर भी हमारा कोर्स चलता है, जहाँ पर आज के युग में खाना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खाना तो सब बना लेते हैं, पर अच्छा खाना और बहुत सुंदर ढंग से परोसने की विधा, ये सारी एक कला की बात हो गई। तो उसको भी हम यहाँ पर सिखाते हैं। और इस वर्ष हम फार्मेसी में भी आना चाह रहे हैं, जिसमें D Pharma और B Pharma स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ लॉ, न्याय, कानून की भी पढ़ाई यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। इन सब विधाओं को बताने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने फॉरेंसिक की बात की, AI की बात की, आज दुनिया इस ओर दौड़ रही है सर। और क्या लगता है अभी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन पर इंटरेस्टेड हैं, जो अभी आपके पास आ रहे हैं? हाँ, देखिए, 2 तरीके से बातें होती हैं। और आजकल इतनी डाइवर्सिफाइड एजुकेशन हो गई है कि बच्चा जब तक 12वीं पढ़ के निकलता है तब तक 4-5 कोर्सेज और ऐड हो जाती हैं। तो इन कोर्सेज को बताने के लिए और बच्चे को मार्गदर्शन देने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी कटिबद्ध है। और इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने अभी तक लगभग इस प्रदेश के 150 स्कूलों में ये बच्चों को इस बारे में हमने ज्ञान दिया कि 12वीं के बाद क्या और आपके लिए सबसे अच्छा क्या, इस विषय पर बात की है। और बहुत बच्चे इस बार खुशी है। देखिए, शिक्षा देना अलग बात है और लोगों को मार्गदर्शन देना बहुत अलग बात है। क्योंकि हमारा जो इस यूनिवर्सिटी की नींव इस बात पे रखी गई कि सबको शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, इस पर चल रहे हैं। कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता दूं कि लगभग इस वर्ष करीब 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप बच्चों को बांटा गया अलग अलग रूप में। तो हम शिक्षा को प्रमुख मान के, ज्ञान को प्रमुख मान के आगे चल रहे हैं। ज्ञान को प्रमुख मान के आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने मार्गदर्शन की बात की सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि
बहुत से जो स्कूलें हैं खासकर गांव के क्षेत्र में, आज भी बच्चों को देखिए तो उनको रटा रटाया जवाब रहता है क्या बनोगे आगे चल के, डॉक्टर ही बनेंगे। उनको सिर्फ वही चीज़ें ही पता है जो उन्होंने देखी। आपने बहुत सारे कोर्स की बात की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग की, अब तो जर्नलिज्म फील्ड में भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो ये सब मार्गदर्शन देना आप शुरू कर रहे हैं जा के, कम से कम अवेयरनेस आए कि लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर, शिक्षक इनसे हटकर अब थोड़ा सा सोचने लगे। अच्छा प्रश्न आपने किया। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मार्गदर्शन हम देते तो हैं, पर बच्चा उस इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को ग्रास्प कर लेता है। पर हमारी उपस्थिति देखो, कितना भी आप अच्छी टेक्नोलॉजी ले लो, जब तक मनुष्य का इसको एक हिंदी में एक शब्द है हार्ट टू हार्ट, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय के संबंध जब तक नहीं होगा तो बात उतरती नहीं है। तो वो ज्ञान तो ले लिए हैं इंटरनेट के माध्यम से, पर उसके बारे उसके जो अंदर का जो डिटेल्स है वो तो हम व्यक्तिगत रूप से ही बता पाएंगे। तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिज्म के हैं, फॉरेंसिक साइंस में हैं, जब उनसे बात करते हैं तो उनको समझ में आता है अच्छा ऐसा भी होता है। तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे उपस्थिति गांव-गांव के स्कूलों में भी हम जाते हैं, हमारी उपस्थिति से बच्चों में ये समझ में आया है कि 12वीं के बाद सिर्फ मात्र जो पुरानी जो शिक्षाएँ होती थी नहीं, उसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको सीखा जा सकता है। तो वो बच्चे उसको ग्रास्प करते हैं और उससे प्रभाव भी पड़ता है। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस वर्ष जो एडमिशन में एक बच्ची पढ़ रही है, वो फॉरेंसिक साइंस से पढ़ने के लिए महासमुंद की एक इंटीरियर विलेज से आई है। तो बहुत सरप्राइज़ की बात है। तो मैंने पूछा कि आप ऐसे कैसे आपको फॉरेंसिक साइंस पर इतनी अभिरुचि आई? तो उसने कहा कि जब मैंने टीवी में कई सीरियल्स आते थे, CID, तो उसमें उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, कोई कैरेक्टर बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उस माध्यम से उसको लगा कि हमें भी करना चाहिए। और वाकई में जो ये विधाएं हैं, अगर आदमी इस पर अपना ज्ञान अर्जित करे तो उसको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जी, शिक्षा जगत की जब बात आती है सर, बहुत से जो लोग हैं ये कहते हैं कि एक व्यापार का धंधा बन गया है ये, यहाँ पर गुणवत्ता उतनी मिलती नहीं है और पैसे यहाँ पे बेतहाशा मांगे जाते हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता को लेकर कैसे कैसे हो? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रमोटर्स हैं इस बात के हरदम बात करते हैं कि धन महत्वपूर्ण नहीं, ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी सहृदयता से ही, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी लगभग 1 करोड़ के आसपास का हमने स्कॉलरशिप दिया। और बहुत बड़ी बात यह है कि हमने गांव-गांव जाकर उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो अच्छे हैं पढ़ने में पर आर्थिक समस्या से नहीं पढ़ सकते, तो उनको बुलाकर पूरी स्कॉलरशिप देकर, पूरा पैसा देकर उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये आप जो कह रहे थे कि ना कि व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, तो हमारे आंजनेय यूनिवर्सिटी में इसको महत्व नहीं दिया जाता। हमारे डिसीज़न ये है कि सबको शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, उसमें धन का अभाव नहीं आना चाहिए। ये हमारा नोट डाउन करने वाली बात है सर ने जो बात कही है। देखिए, हम कल पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का इंटरव्यू कर रहे थे, उनमें उन्होंने बहुत सी बिंदुओं को बताई। मैंने जब उनसे पूछा था कि आज कल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन छत्तीसगढ़ में उस ढंग से उतना नहीं है, इंस्टीट्यूट भी उतने अच्छे नहीं हैं जितना जो छात्र हैं उनको मिलना चाहिए। AI, रोबोटिक्स, इनको लेकर क्या कुछ खामियां हैं और इनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? मैं आपको बताऊं, जैसे उमेश जी मेरे विद्यार्थी ही रहे हैं। अच्छा। BIT से पास आउट रहे हैं वो, और उनका सोचना सही है और उस दिशा में हमारा प्रयास प्रथम दिन से प्रारंभ हो गया। आज हमको यूनिवर्सिटी प्रारंभ करके लगभग 4 से 5 महीने हो गए। इस बीच में देखो, सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस बीच में हमने अमेरिका से, जर्मनी से, लंदन से ऐसे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया जो आज की जो शिक्षा, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसके ज्ञान को बताया, उसकी महत्ता को बताया। और जब वो उनके माध्यम से उस महत्ता को बताया तो बच्चों में लगा कि इस पे पढ़ना चाहिए। और इसको गुणवत्ता देने के लिए हम लगातार
जो वाकई में इस पर कार्य किए हैं उनको बुलाकर लोगों से एक 1-to-1 जिसको इंग्लिश में कहें 1-to-1 हम इंटरेक्शन करवाते हैं और उसको ज्ञान देने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक बात जो छत्तीसगढ़ के लिए खास कर कही जाती है, यहाँ पे अलग अलग तबके के दूरांचल से भी लोग आते हैं। तो एक आदिवासी क्षेत्र से अगर कोई बच्चा यहाँ आना चाहे तो यहाँ तो इतना बड़ा देख के ही उनके मन में भय आ जाता होगा कि यार कैसे होगा, तो उनके लिए क्या कुछ रहा है जी, सर? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारा व्यक्तिगत पैशन भी है आदिवासी गांव में कार्य करने का, सेवा कार्य करते हैं हम वहाँ पर जाकर, और आदिवासियों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनसे बात करके उनकी नीड के हिसाब से हम यहाँ पर उनकी परवरिश करते हैं। तो स्पेशली मैं बात करूँ, अगर आप बस्तर की बात करें तो बस्तर में आदिवासियों की स्थिति बहुत मतलब दयनीय तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत एज ओल्ड लोग हैं, पर उनकी स्थिति को उबारने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा के साथ सिर्फ शिक्षा नहीं, यहाँ पर फिर मैं आपको यहाँ बात करूँगा, सिर्फ शिक्षा नहीं, मूल्य आधारित शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बीच में ही एक गांव में गया था, तो गांव की संस्कृति, जो आदिवासी गांव है वहाँ की संस्कृति देख के बहुत आनंद आया। मतलब संस्कृति आज भी उनमें विद्यमान है। हम शहर में आ गए पर संस्कृति को कहीं भूलने लगे। तो ऐसा होगा कि जब हम ट्राइबल एरिया को शहर के साथ जोड़ेंगे तो वहाँ से हम संस्कार लेंगे, यहाँ से हम शिक्षा देंगे, दोनों बातें होंगे। जी, यहाँ पे इंजीनियरिंग की आपने बात की, इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे कोर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैं देखता हूँ ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद प्रशासनिक तैयारी में लग जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। क्या ऐसा कारण लगता है, क्या जॉब प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो पाती कि उनका मोह भंग हो जाता है बाद में चल के? देखो क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज के युग में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम किसी चीज़ को लेने का प्रयास करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में हैं जो हमें हटाने की कोशिश करते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन के चलते क्या होता है, जब विद्यार्थी किसी संस्था में पढ़ता है तो वो अपने मुख्य उद्देश्य भटक जाता है, और वो जब मुख्य उद्देश्य भटक जाता है तो 4 साल के प्रयास में या 3 साल के प्रयास में डिग्री तो मिल जाती है, और एक शब्द है इंग्लिश में एम्प्लॉयबल, वो अपने आप को एम्प्लॉयबल नहीं बना सकता है। देखो, सिर्फ किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में एक जीविकोपार्जन के लिए एक नौकरी की आवश्यकता हो, तो उस नौकरी के लिए जिस संस्था में नौकरी करेगा उसके लिए वो एम्प्लॉयबल होना चाहिए। एम्प्लॉयबल मतलब उस संस्था के लायक हमको होना चाहिए। तो वो जो प्रक्रिया है उसको भी हम यहाँ पर ध्यान देते हैं और ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रथम वर्ष है, हम शुरुआत में हैं, अभी फाउंडेशन दे रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा समय मिल रहा है। तो हम उस बच्चे में जब वो 3 साल या 4 साल बाद जब निकलेगा डिग्री के साथ, उसके जो एम्प्लॉयबल होने के लिए जो उसकी क्वालिटीज़ होते हैं उसको भी हम बढ़ा देंगे। तो जब ऐसा निकलेगा तो फिर चॉइस उसको, देखो सिविल सर्विसेज में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो ये एक ड्रीम रहता है हर किसी का, पर उसको भी मार्गदर्शन देना कि आपके जीवन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है बताना, ये हम लोग का कार्य है, जो हमारे शिक्षक, हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। और इसी के लिए देखिए, इसीलिए हमने हमारे संस्था में, आपने पूछा इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है, तो हमने प्रथम वर्ष ही यूपीएससी की तैयारी के लिए हम फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को एनरोल करके चालू कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सुविधा है। 50 बच्चे आज एनरोल हैं, डेली हर तीसरे दिन उनकी क्लास चलती है। उसके लिए एक्सपर्ट लेक्चर बाहर से आते हैं, और इसके लिए हम कोई भी धन नहीं लेते हैं अलग से। वो जो पढ़ रहे हैं तो बस बच्चे को अपना समय देना है। तो जब बच्चा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय के अलावा जब समय देने लगता है, तब ये समझ में आ जाता है कि बच्चे में वो जिज्ञासा है कि उसको मैं पाऊँ। तो इसीलिए हम इसको भी चालू किए हैं, और आने वाले समय में कुछ और ऐसी चीज़ें चालू करेंगे जो शिक्षा के साथ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आपको जानकारी है कि हमारा जो देश है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 पर कार्यरत है, और हम भी उस क्षेत्र में जा रहे हैं। अब सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ स्किल, कौशल का भी दिया जी। स्किल, कौशल की जब बात आती है सर, तो एक बात यहाँ पे आती है भाषा की,
क्या शिक्षा के क्षेत्र में भाषा बाधा बन जाती है? क्योंकि अधिकतर लोग गांव से जब आते हैं तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो वहीं पर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें तो इंग्लिश आता नहीं है। तो क्या ऐसा लगता है कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में अब कुछ दिनों पहले हुआ कि वहाँ पर जो पढ़ाई होगी मेडिकल की वो हिंदी में होगी, तो इस ढंग का परिवर्तन क्या यहाँ भी होना चाहिए? देखिए, हर नए परिवर्तन को हम स्वीकारेंगे और करेंगे। देखो, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षक गुणवत्ता और उसको स्तर को देना जहाँ पर लोग एक्सेप्ट कर पाएँ। अब हम बोले कि हम अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और अपनी विद्या को बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो आज के इसमें तो अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी वह शिक्षा दी जा रही है, तो हम इसमें कहीं पर पीछे नहीं हटेंगे। हमको हिंदी में ज़रूरत पड़ी तो पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो, ज्ञान देने के लिए भाषा कुछ नहीं होती। जैसे आप देखो, कभी मूक बधिर लोग भी अपनी बात को सामने वाले को बताते तो हैं, तो वहाँ पर तो शब्द भी नहीं होता है। तो यहाँ पर तो भाषा है, तो भाषा की बोली अलग हो सकती है, और पर साइंस तो सभी के लिए। अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पीने का तरीका कोई भी भाषा वाला आदमी वो एक ही तरीके से करेगा, है ना। भाषा जो होती है अपनी बात को रखने की एक अच्छी विधा होती है। नई नवेली यूनिवर्सिटी है, किन किन क्षेत्रों से स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं सर? देखिए, यहाँ पर सभी जगहों से आ रहे हैं, शहरों से आ रहे हैं, सीबीएसई स्कूल से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो अभी पहला वर्ष है, प्रचार प्रसार लोगों को मालूम नहीं है। धीरे धीरे हम अपने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यूएसपी है कि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है। व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना हमारा उद्देश्य है ही नहीं है। तो इन उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं। जब लोगों को पता चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। देखो, क्या होता है कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत धन अर्जन करते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि इसका सही उपयोग कैसा किया जाए। तो कभी कभी वो हमारे पास आते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, आपके पास धन है, तो आप दोनों जुड़ जाओ, आपका अच्छा कार्य हो जाएगा, उसके लिए जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह का कार्य करते रहें। इसीलिए कहा गया, हमारे पुराणों में कहा गया है, परोपकाराय इदम शरीरम। मतलब यह शरीर हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। परोपकाराय इदम शरीरम। यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो यूजीसी की नैक रैंकिंग है उसमें बहुत से कम रैंकिंग आती है छत्तीसगढ़ की। कल ही हम बात कर रहे थे उमेश पटेल जी से, तो उन्होंने कहा कि इनके समय में ये था, हमने हमारे समय में बढ़ाया। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे अब गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, और ये जो पहले कहा जाता था कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ख़राब है, बाहर से स्टूडेंट पढ़ने भी नहीं आते, अब संभावनाएं बढ़ सकती हैं आगे चलकर? बहुत, क्योंकि देखिए, हर शिक्षा क्षेत्र को अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, और हर संस्था इसका प्रयास करती है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। जैसे नैक की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है। नैक जो एक्रेडिटेशन होता है, उससे गुणवत्ता का एहसास होता है लोगों को, और उस गुणवत्ता को बनाने के लिए एक वर्ष में नहीं होगा, सक्सेसिव होता है, स्लोली होता है। पहले एक संस्था का एक एनवायरनमेंट जनरेट करना होता है, एक वातावरण बनाना पड़ता है। उस वातावरण में जब बच्चा आने लगता है और शिक्षक काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, और दो साल में हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब हम भी नैक रेटिंग में देश में कोई ना कोई स्थान ज़रूर लेकर आएंगे। और वहाँ पर अभी भी हमारे यहाँ हम देख रहे हैं तो बहुत से विदेशों से लोग भी यहाँ पर पढ़ने का लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, शुभकामनाएं हैं सर, ऐसा हो जाए, कम से कम छत्तीसगढ़ का नाम धीरे धीरे जो ऊंचाई पर जाए। लेकिन यहाँ की यूनिवर्सिटी की ही बात करें, कौन कौन सी पढ़ाई के अलावा, क्योंकि हमेशा पढ़ाई बोझिल हो जाते हैं स्टूडेंट भी, तो उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और यहाँ पे हो रही है साल में? इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के बाद मुझे याद नहीं आता किसी हफ्ते में 2 से 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हुए। वो उनके व्यक्तिगत विकास के लिए हो, उनका ज्ञान से ऊपर का ज्ञान देने की बात है, ऊपर की शिक्षा देने की बात है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे का मानसिक विकास ज़रूर होता है, और मानसिक और क्या बोलें उसको अपन, इमोशनल जो अपलिफ्टमेंट है वो होता है। क्योंकि 6 महीने में बच्चे में, आज किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो बच्चा बोलता है कि 6 महीने पहले मैं जहाँ था और आज मैं जहाँ पर हूँ
बहुत फ़र्क है। उसका कारण सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के साथ बहुत सी गतिविधियां हो रही उसके चलते है। जैसे कल ही एक कार्यक्रम हुआ, जैसे आज आपको मालूम है विकसित भारत 2047 @ 2047 की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रदर्शनी बनाई। उसमें कहा वेस्ट से बनाने की बात, मतलब जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं उस वेस्ट से उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई तो उस वेस्ट का भी उपयोग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देंगे? ये शिक्षा की तो देंगे, ये संस्था ही देगी, क्योंकि माता पिता मूल्य दे सकते हैं, है ना। तो और एक सीमित दायरे पर ज्ञान दे सकते हैं, पर उसको ऊपर लाने के लिए तो हमको कोई ना कोई संस्था की आवश्यकता है, और संस्था जब अच्छी होगी तो बच्चे का विकास बहुत प्रबल होगा। जी, एक जो बात आती है ना, खासकर बच्चों के लिए, पढ़ लिख कर तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन उनको उनके अंदर जो संस्कार के भाव हैं वो कम रह जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या कभी कोई मोटिवेशनल लोगों को बुलाना, गाइडलाइन देना उनको, इस ढंग की हो रही है स्थिति यहाँ पे? कई हम लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीच हो चुके हैं जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, वैल्यूज़, ये सारी बातें अपन कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको मैं बताऊं कि हमारे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो पुट्टपर्ती में एक इंस्टीट्यूट है जिसकी नैक रेटिंग A++ है, वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ पर बहुत बातें, बहुत अच्छी, विश्व की सबसे अच्छी संस्था जहाँ पर वैल्यूज़ की बात की जाती है, उनको हम यहाँ पर हम MOU कर रहे हैं। वो यहाँ पर आके हमको इस तरह की बातें करेंगे, तो जो मूल्यों में जो ह्रास दिख रहा है, कमी दिख रही है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बहुत सिंपल सी बात करूँ, किसी बच्चे में जो मूल्य होते हैं वो सर्वप्रथम माता पिता से आते हैं, सर्वप्रथम माँ से आता है, उसके बाद परिवार से आता है, उसके बाद शिक्षक आते हैं। तो आज जो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हैं बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम जो प्रथम वर्ष से ही मूल्यों की बात जब करने लगे तो क्या होगा कि आने वाले समय में ये देखो, बात करना और बात बहुत अच्छा भी लगता है, पर इम्पैक्ट जो होता है ना उसके लिए समय लगता है। पर इम्पैक्ट करने के लिए क्या होगा कि जब धीरे धीरे बात करेंगे तो इम्पैक्ट से वो चीज़ आ जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक इंजीनियर और एक वर्कर में डिफरेंस क्या देखा गया है? वर्कर को पत्थर तोड़ने के लिए कहा गया, तो वर्कर उस रोज़ हथौड़ी मारता था, पत्थर नहीं टूटा, वो परेशान हो गया। तब इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर ने एक जगह पत्थर मारा, टूट गया। तो कहने का मतलब है कि कहाँ पर चोट करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो मूल्यों के लिए बात जब आप कह रहे हो ना, तो हमको कहाँ चोट करनी है हमको मालूम है, कि कैसे चोट करनी ये हमको मालूम, जिससे बच्चों में विकास हो सके। बहुत सारे अब धीरे धीरे करके दुनिया बदल रही है सर, म्यूज़िक के प्रति, संगीत के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, कई लोग, तो यहाँ पर म्यूज़िक के लिए कोई विभाग? जी, ये हमारे आने वाले वर्षों में हम अभी MOU करेंगे ऐसा हमारे खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के साथ, और उसमें हमने प्लान किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल और जो इंस्ट्रूमेंटल है उस पर धीरे से इसको चालू करेंगे। और ये भी उन बच्चों के लिए, पहले हम अपने बच्चों के लिए चालू करेंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फिर बाद में इसको सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जोड़कर उनको सर्टिफिकेट देंगे। क्योंकि देखो, सिर्फ सर्टिफिकेट में, फिर वही बात पे आके आपको कहना चाहूँगा, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से बात नहीं होती है, उसके लिए मंच पे खड़े होकर बोलने की कला सीखना चाहिए, शब्दों का चयन करके बात करने की कला सीखना चाहिए, विनम्रता का एहसास होना चाहिए, अपनी बात को प्रस्तुत कैसे करना है उसको समझाना चाहिए। ये सारी विधाएं जब नहीं होंगी, और इसके लिए संगीत सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है, क्योंकि आपको इमोशनली टच करने के लिए संगीत से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। जब आप संगीत आपके ब्लड में बस जाएगा तो आपके शब्द जो निकलेंगे वो बहुत मृदु निकलते हैं। क्योंकि ये तो आप देखे हो, जब पुराने ज़माने में कबीर की बात कहें या रामानुजाचार्य की बात करें, ये सारे लोग भगवान की आराधना संगीत से ही करते थे,
और हृदय से हृदय की बात करते थे। तो बच्चा शिक्षा के साथ हृदय की बात करना है तो संगीत एक माध्यम है, उसको भी हम धीरे से देंगे। आज प्रथम वर्ष है, आने वाले समय में ये भी प्रारंभ हो जाए। प्रथम वर्ष है। बहुत सारी कोर्सेज के बात आपने की, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं की जब बात आती है सर, जैसे फॉरेंसिक है, तो उसके लिए क्या कुछ सुविधा है? पूरे लैब्स हमने डेवलप किए हैं और डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेंसिक ऐसी चीज़ है जो पूरा लैब बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और प्रैक्टिकल एनालिटिक बेस्ड है, उसमें सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो सारी चीज़ की व्यवस्था हमारे पास है, ताकि कोई भी, अब तो हम धीरे से एक टेस्टिंग एजेंसी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे, कि ताकि सरकार को कोई इस तरह की आवश्यकता पड़े कि हमसे कुछ टेक्नोलॉजिकली या कुछ फॉरेंसिक में एक्सपर्टाइज से, तो उसको भी हम सब दे सकते हैं। तो ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है और ये लैब बेस्ड होता है। यह जर्नलिज्म का भी कोर्स है? हाँ, जर्नलिज्म है। उसके लिए क्या क्या कुछ सुविधा है? हाँ, यहाँ पर जर्नलिज्म में अभी आपने देखा ही है, जर्नलिज्म में आपका बीए इन जर्नलिज्म, एमए इन जर्नलिज्म स्टार्ट किया अपन ने, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे जो अलग अलग ये जो जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि सिर्फ क्लासरूम पढ़ाने से नहीं होगा, स्पेशली जर्नलिज्म में। तो उसको हम हर शनिवार को एक्सपोजर देते हैं, हर जगह पर कहीं जब जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है उसका एक्सपोजर देते हैं। और आपको शायद मालूम भी होगा, आप भी शायद उसमें अटेंड किए होंगे, जब राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम पीटीआई की तरफ से हुआ था ऑर्गेनाइज, वो हम अपनी संस्था में करवाए, ताकि बाकी मतलब राज्य के पत्रकारों को तो फ़ायदा होना तो चाहिए, साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि बात कैसी कही जाती, बोली जाती है और पत्रकारिता क्या होती है। तो इसको भी उस प्रैक्टिकल ढंग से हम लेकर आगे जाने के प्रयास करना है। प्रैक्टिकल ढंग से। और जो आपने एआई की बात की, उसके लिए क्या कुछ यहाँ पे है सुविधा? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बडिंग स्टेज पे है, शुरुआत में है। कल ही एक एक्सपर्ट यूएस की आई थी, उन्होंने अपना क्योंकि देखो अपन एआई कहते हैं और हम दैनिक जीवन में एआई को इतना उपयोग करते हैं, हमको मालूम नहीं कि ये एआई है। जैसे आज के क्षेत्र में बोलूँ मैं आपको, एक नई कार की बात करें तो उसमें 40% चीज़ें जो एआई इस पे बेस्ड होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम उपयोग कर रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आप एआई पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि आप एआई पढ़ो, तो उसके लिए हर व्यक्ति को एआई के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपने सुना होगा एलेक्सा, सीरी, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग थी एआई की, आज तो बहुत आगे हम चले गए और आज बिना ड्राइवर के कार भी चलाने का कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई के माध्यम से होती। तो पहले ज्ञान देना ज़रूरी है, फिर शिक्षा देना ज़रूरी है, तब तो क्या शिक्षा पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छा इसका हमारा माइक्रोसॉफ्ट से भी बात चल रही है, उससे भी हम टच करके जब भी फाइनलाइज होगा, तो अभी मूर्त रूप नहीं हुआ तो इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर बहुत अच्छा होने वाला है, ये आप देखेंगे आने वाले समय। जी, अंजनी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए सर, जी, छत्तीसगढ़ में ही आपने खोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ संभावना छत्तीसगढ़ में आने वाले समय के लिए है, और ये जो यूनिवर्सिटी आपने यहीं पर स्थापित किया है, ये कितना आगे जाने वाला है? ये देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम सर्वोच्च शिखर पे बैठे, ऊपर ही जाएं, और इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं। हम, हमारे चांसलर, हमारी जो सोसाइटी है, उनका उद्देश्य यही है कि ऊपर जाना है, गुणवत्ता की शिक्षा देना है और हर राज्य के हर बच्चे को ज्ञान देना है, शिक्षा देना है। क्या खामियां लगती हैं आपको अभी वर्तमान में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे? नहीं, खामियां नहीं। देख, शुरुआत की छोटी छोटी जिसको इंग्लिश में टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, पर समय के साथ वो सुधरती जा रही हैं और आने वाले समय में परफेक्शन पर कोशिश करेंगे। देखिए, बोलते हैं परफेक्शन सिर्फ भगवान को छोड़ के किसी में परफेक्शन नहीं होता है, पर प्रयास तो हर करना चाहिए कि परफेक्शन नहीं मिलेगा करके छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम परफेक्शन पर जाएंगे। नहीं, मैं आपसे समझ, छत्तीसगढ़ में आप क्या पोटेंशियल अभी देखते हैं, संभावनाएं क्या कुछ हैं? बहुत है, और हम तो संभावनाओं में क्या, हम तो आने वाले 2-3 वर्षों में अपने आप को सबसे टॉप में पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। और जाते जाते कुछ संदेश, मोटिवेशनल संदेश हमारे युवाओं के लिए अगर कुछ कहना चाहें? हेल्प एवर, हर्ट नेवर। सबकी सहायता करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। लव ऑल, सर्व ऑल। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। ये आप, और परोपकाराय इदं शरीरम, ये मानते हुए चलो कि जीवन के एक मोड़ पे हर किसी को, हर
व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास होता है कि जीवन हमारे लिए तो है ही है, पर हमसे ज़्यादा दूसरों के लिए है। मतलब शरीर जब धारण किया है तो हम संसार को क्या दे सकते हैं ये देखना चाहिए। और हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा होता है, अपनी अपनी जगह होती है। जैसे आज हमें शिक्षा के क्षेत्र में रखा तो हम शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अगर मूल्य नहीं तो कुछ नहीं, देश नहीं। तो मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। मूल्य आधारित शिक्षा हम यहाँ पे देंगे और ये हमारा हम और हमारा जो मैनेजमेंट इसके लिए कटिबद्ध है। जी, तो आपने सुना अंजनी यूनिवर्सिटी के वर्तमान में जो अभी कुलपति हैं डॉक्टर टी रामाराव जी, जिनका कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ मूल्य आधारित शिक्षा देना आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अंजनी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में टॉप पर होगा, ऐसा इनका कहना। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार हुई आप सबसे फिर मुलाकात एक नए मेहमान, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।